हेलो नमस्कार एवरीवन। नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आरती आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। तो हम लोगों की चर्चा हो रही थी मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो राजनीतिक राजा थे उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने आपको बताया था कि मौर्य साम्राज्य में मुख्य रूप से 3 शासकों का नाम आता है। तो सबसे पहले कि चंद्रगुप्त मौर्य से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं और लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि किस तरीके से कौन-कौन सी कूटनीतियों के माध्यम से चाणक्य के सहयोग से जो है चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा। कब बैठा चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर? तो 322 ईसा पूर्व में जो है गद्दी पर बैठा था। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बिंदुसार जो है गद्दी पर बैठा, उसने किस तरीके से शासन किया, इसके बारे में हमने आपसे भली-भांति चर्चा किया। तो जो बिंदुसार है, तो बिंदुसार के भी कई सारे नाम मिलते हैं। इसके बारे में भी हमने आपसे चर्चा किया, जैसे जिनसेन है, ये बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। बिंदुसार है, सांची के स्तूप से जो है बिंदुसार उसका नाम मिलता है। इसके बाद में हमने आपसे चर्चा किया था कि बिंदुसार से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी बताई थी कि किस तरह से उसके पूरे शरीर में बिंदु बिंदु जैसे हो गए थे कि तो वो क्यों हुए थे कि उसकी जो हेलेना थी, उसकी सौतेली माँ हेलेना थी, उसके द्वारा जहर दे दिया गया था इसकी माँ को, बिंदुसार की माँ को। तो इस जहर का प्रभाव इतना भयंकर था कि इस जहर के प्रभाव से बिंदुसार के शरीर में पूरे बिंदु बिंदु पड़ गए। इस वजह से इसका नाम क्या हो गया? बिंदुसार पड़ गया। इसके बाद में हमने आपसे चर्चा किया था कि बिंदुसार के वैदेशिक संबंध भी इसने स्थापित किए। तो जैसे सीरिया का शासक जो एंटियोकस था, इससे भी इन्होंने वैदेशिक संबंध स्थापित किए। इन्होंने मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो बिंदुसार था, तो सीरिया के शासक एंटियोकस ने इन्होंने 3 चीजों की मांग की थी। एक सूखी अंजीर, दूसरी मीठी मदिरा और तीसरी क्या? दार्शनिक की मांग की। तो जो एंटियोकस प्रथम था तो उसने उपर्युक्त 2 चीजों को तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन दार्शनिकों को देने से उन्होंने मना कर दिया, ये कहते हुए कि हमारे यहाँ दार्शनिकों को बेचा नहीं जाता है। तो इस तरह से ये प्रदर्शित करता है कि किस तरह से इसका विदेशों से संबंध स्थापित किया था। फिर मिस्र का शासक टालमी फिलाडेल्फस ने भी इसके दरबार पर जो है राजदूत के रूप में भेजा था। तो इस तरह से हमने आपसे चर्चा किया कि जो बिंदुसार से संबंधित जो इंटरेस्टिंग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन थे, उनसे हमने चर्चा किया। और हमने आपको बताया था कि दिव्यावदान ये वर्णन करता है कि बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। कितने सदस्यों की? 500 सदस्यों की मंत्री परिषद हुआ करती थी। जिसका प्रमुख कौन था? तो उसका प्रमुख खल्लाटक था। तो इसी खल्लाटक को बिंदुसार ने जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया हुआ था। तो अगर हम बिंदुसार की बात करते हैं तो जो प्रधानमंत्री के रूप में 2 व्यक्तियों के नाम आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री तो चाणक्य था, आपको ये बहुत अच्छे से जानकारी है। लेकिन थोड़ा-सा इसका भी प्रभाव पड़ा होगा, तो हो सकता है कि बिंदुसार के दरबार में जो है चाणक्य भी था इस पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर 2 लोग सुशोभित हो रहे थे। एक चाणक्य तो थे ही, प्लस साथ में खल्लाटक को भी इन्होंने क्या किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। इसके बाद में बिंदुसार के बाद में इनके पुत्र अशोक के बारे में हमने आपको बताया था कि अशोक के कई सारे नाम मिले हैं। जैसे अशोक का नाम अशोक ही कहाँ-कहाँ पर मिला है, तो मैंने आपको बताया था कि 4 शिलालेख हैं जहां पर अशोक का नाम अशोक पाया जाता है। मास्की, गुर्जरा, उड़ेगुलन और नेटुर, ये जो है सिर्फ अशोक का नाम अशोक पाया जाता है इन लघु शिलालेखों में। वहीं पर जैसे प्रियदर्शी है, तो ये भाब्रू शिलालेख में मिलता है। तो इस तरीके से महाराज कुमार है, जैसे पनगुडरिया शिलालेख में मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारे नाम, कई जगह से अशोक के नाम प्राप्त होते हैं। देवा नाम प्रिय है, प्रियदर्शी अशोक है। तो इसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया था। और फिर इसकी पत्नियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अशोक की पत्नियां कितनी थी, अशोक के पुत्र कितने थे। तो आइए, हमारा आज का टॉपिक क्या है कि अशोक से संबंधित जो उसके व्यक्तिगत संबंधित लोग थे, यानी परिवारिक जन लोग थे, उनके बारे में आपसे हम चर्चा करने वाले हैं। तो अशोक की अगर पत्नियों का नाम आता है तो अशोक की पत्नी 4 थी। कितनी थी? वो कौन कौन सी थी? पहली थी महादेवी,
दूसरी थी कारुवाकी और तीसरी थी तिष्यरक्षिता और चौथी कौन सी थी? असंगमित्रा। कितनी पत्नियां थी? तो पत्नियों की अगर बात करते हैं तो अशोक की 4 पत्नियां थी। पहली महादेवी, दूसरी कारुवाकी, तीसरी तिष्यरक्षिता और चौथी जो थी वो कौन सी थी? असंगमित्रा। इन चारों पत्नियों में से कारुवाकी ही इनकी अकेली ऐसी पत्नी है, अशोक की अकेली ऐसी पत्नी है जिनका शिलालेखों में नाम मिलता है, जिनका कि अभिलेखों में नाम पाया गया है। वो कौन है? वो है कारुवाकी। इन्हीं का सिर्फ अभिलेखों में नाम पाया गया है। बाकी अन्य जो 3 पत्नियां हैं इनका अभिलेखों में नाम नहीं पाया गया है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इनका नाम पाया गया है तो कहाँ पाया गया है? तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि जो कौशाम्बी का अभिलेख है वहां पर रानी कारुवाकी और इन्हीं के पुत्र तीवर या तीवल का उल्लेख मिलता है। किसका? रानी कारुवाकी, अशोक की पत्नी रानी कारुवाकी, तीवर या तीवल का उल्लेख मिलता है। तो इस कौशाम्बी शिलालेख में इनका कारुवाकी का नाम होने की वजह से, अशोक की रानी का नाम होने की वजह से इस कौशाम्बी अभिलेख को रानी के अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। राइट। अब इसके बाद में इसी अभिलेख में, कौशाम्बी अभिलेख में ही रानी कारुवाकी द्वारा दान का भी उल्लेख किया गया है। तो दान के उल्लेख करने की वजह से इस अभिलेख का एक और नाम मिलता है। वो कौन सा है? तो वो है दान का अभिलेख। ठीक है। तो ये जो कौशाम्बी से संबंधित इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे हमने आपको बताया। अब हम पुत्र के बारे में आते हैं कि अशोक के पुत्र कितने थे। तो जहां 4 पत्नियां थी तो 4 ही इनके पुत्र भी थे। कितने थे? 4 पुत्र भी थे। एक पुत्र के बारे में हमने ऑलरेडी आपसे चर्चा कर लिया कि कारुवाकी के पुत्र थे तीवर या तीवल। इनका भी नाम कहां पर है? अभिलेखों में पाया जाता है। कौन सा है? कौशाम्बी अभिलेख। तो पहले कौन थे? तीवर थे और दूसरे कौन थे? महेंद्र। ये वही महेंद्र हैं जिनको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने जो है श्रीलंका भेजा था। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है कहाँ भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। एक चीज और मैं आपको पीछे बताना चाहती हूँ कि इनकी पत्नी है असंघमित्रा। असंघमित्रा है ना। आपको ये लग रहा होगा कि अशोक की तो पुत्री थी असंघमित्रा। तो जी नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। जो अशोक की पुत्री थी वो कौन सी थी? उनका नाम था संघमित्रा। असंघमित्रा नहीं, जो असंघमित्रा है तो वो इनकी पत्नियों में से एक है, जबकि पुत्री का नाम क्या है? संघमित्रा है। यही संघमित्रा और पुत्र इनके महेंद्र जिनको श्रीलंका पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अशोक ने भेजा था। क्लियर हो गया है। अब इसके बाद में तीसरे आते हैं कुणाल और इसके बाद में आते हैं जालौक। कुणाल का तो नाम कहीं नहीं उल्लेख होता है, लेकिन जालौक है तो ये राजतरंगिणी पुस्तक है जिसमें कि जिसके लेखक कौन है? कल्हड़ हैं। कौन है? कल्हड़। तो इन्होंने, कल्हड़ ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में जालौक का उल्लेख किया है। तो इस राजतरंगिणी में अगर बात करते हैं कि कहाँ का इतिहास दिया गया है, तो इस राजतरंगिणी में जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। कहाँ के इतिहास के बारे में बताया गया है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। अब इसके बाद में बात आती है, ये तो हो गए पुत्र। पुत्र कितने थे? 4 थे। पहला था तीवर, दूसरे थे महेंद्र, तीसरे हैं कुणाल और चौथे कौन है? तो चौथे हैं जालौक हैं। ठीक है, जिनका नाम कल्हड़ की राजतरंगिणी में मिलता है। अब भाइयों की बात आती है, तो जब भाइयों की बात आती है तो जो मौर्य साम्राज्य की पुस्तक है या फिर हम कह सकते हैं बौद्ध ग्रंथ है सिंघली अनुश्रुति। सिंघली अनुश्रुति के अंतर्गत हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि 2 ग्रंथ आते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है महावंश और दूसरा है दीपवंश। इन दोनों के मिक्स स्वरूप को क्या कहा जाता है? सिंघली अनुश्रुति कहा जाता है। तो इसमें अशोक को अपने 99 भाइयों का हत्यारा बताया गया है। कितने भाइयों का हत्यारा बताया गया है? तो 99 भाइयों का हत्यारा बताया गया है। यह सिंघली अनुश्रुति बताता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद जो है गद्दी पर बैठा था।
क्लियर हुआ। अब इसके बाद में बात आती है सिंगली अनुश्रुति में, तो ये वर्णन किया गया है, लेकिन दिव्यावदान क्या वर्णन करता है? दिव्यावदान भी एक बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें कि दिव्यावदान में वर्णन मिलता है कि बिंदुसार ने सुसीम को उत्तराधिकारी बनाया था, जो कि अशोक का भाई था। जो बिंदुसार था वो अशोक को नहीं चाहता था कि ये उत्तराधिकारी बने हमारा, बल्कि इसने जो है किसको उत्तराधिकारी बनाना चाहा था? इसने सुसीम को उत्तराधिकारी बनाना चाहा था, जो कि किसका भाई था? अशोक का भाई था। इसका वर्णन किसमें मिलता है? तो दिव्यावदान में इसके बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में क्या हुआ कि अशोक जो है, इसने मैंने क्या बताया कि दीपवंश और महावंश क्या बताता है कि अशोक को 99 भाइयों का हत्यारा बताता है। तो ये गद्दी पर कब बैठा है? 273 ईसा पूर्व में। कब बैठा है? 273 ईसा पूर्व में। और राज्याभिषेक इसका कब हुआ है? तो 269 ईसा पूर्व में। आप ये सोच रहे होंगे कि गद्दी पर बैठना और राज्याभिषेक कराना क्या अलग अलग है? तो बिल्कुल अलग अलग है। जो अशोक था तो गद्दी पर उसके बैठने की तिथि अलग थी और राज्याभिषेक उसने बाद में कराया है। ठीक है। तो इतिहासकार अब बाद में क्यों कराया भाई? आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब गद्दी पर बैठा था तो उसी समय उसको राज्याभिषेक करा लेना चाहिए था, तो इसने क्यों इतना लेट क्यों किया? मीन से 73 की बात है, 273 की बात है, और फिर इसके बाद में 69 में बैठता है आफ्टर 3 इयर्स। ठीक है, सॉरी आफ्टर 4 इयर्स में जो है बैठता है, सॉरी राज्याभिषेक कराता है। तो उसका इतिहासकार इस अनुमान पर पहुंचते हैं, जैसे कि जो सिंघली अनुश्रुति है ये क्या बताती है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा होगा। तो इसने क्या किया होगा? ये गद्दी पर तो बैठ गया होगा, लेकिन अगर वो हत्या कर रहा था अपने भाइयों को, तो वो भी तो खुद को सेफ नहीं महसूस कर रहा होगा ना। तो इसी वजह से ये अपने भाइयों को उत्तराधिकार के संघर्ष में फंसा रहा, और भाइयों को मारने के चक्कर में तो हो सकता है संघर्षरत होने की वजह से उसने राज्याभिषेक न कराया हो। उसके भी मन में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि अगर मैं अपने भाइयों की हत्या कर सकता हूं तो हमारे भाई भी हमारे षड्यंत्र के बारे में सोच रहे होंगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं भी गद्दी पर टिका रहूं, हो सकता है हमारी भी हत्या हो जाए। तो इतिहासकार यही अनुमान लगाते हैं कि इसी वजह से ये गद्दी पर पहले बैठा है, और जब इसने अपने सारे भाइयों की हत्या कर दी है तब ये जो है पुनः राज्याभिषेक कराया है आफ्टर 4 इयर्स। ओके, क्लियर हो गया। अब इसके बाद में इसने 99 भाइयों की अपनी हत्या करके गद्दी पर बैठा, इसी वजह से इसको क्या कहा गया है? एक नाम दिया गया है चंडाशोक और कामाशोक। क्या कहा गया है? चंडाशोक और कामाशोक। तो इस तरह से जो अशोक ने ये तो कहता है कि 99 भाइयों की हत्या किया था, लेकिन जो अशोक का जो 5वां शिलालेख है, अशोक का जो 5वां शिलालेख है, तो ये 5वां शिलालेख अशोक के जीवित भाइयों के बारे में बताता है। क्या है? अशोक जो 5वां शिलालेख है, इसमें जो है अशोक ने अपने जीवित भाइयों का उल्लेख किया है। तो भाई अब इतिहास क्या सही है क्या नहीं सही है, इसमें कंफ्यूजन बना हुआ है। लेकिन जो किसके किसके अनुसार क्या क्या कहा गया, सिंगली अनुसूची के अनुसार क्या कहा गया, दिव्यावदान में कहा गया, क्या कहा गया, अशोक के 5वें शिलालेख में क्या कहा गया, तो हमें कंफ्यूजन तो बना रहेगा। लेकिन किसके किसके अनुसार क्या क्या कहा गया है और क्वेश्चन किसके अनुसार पूछ रहा है, हमको उसी के अनुसार आंसर देना है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं साम्राज्य विस्तार की। तो अगर हम साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं, तो साम्राज्य विस्तार को लेकर के अशोक ने सिर्फ और सिर्फ एक ही युद्ध किया है, वो भी पहला या अंतिम युद्ध है। वो कौन सा है? कलिंग का युद्ध। यही इसका पहला युद्ध था और यही इसका अंतिम युद्ध था। वो क्यों था? वो इसलिए था, इस कलिंग युद्ध की अगर डेट पूछता है, समय पूछता है, तो कब हुआ है? 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ है? 261 ईसा पूर्व में, यानी कि अशोक के सिंहासन पर बैठने मीन्स राज्याभिषेक कराने के 8वें वर्ष बाद या 9वें वर्ष। क्या है? इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 8वां वर्ष या 9वां वर्ष किसको माने। भाई 8वें वर्ष बाद
इन दो में से एक ही ऑप्शन दिया गया होगा, तो या फिर अगर देगा तो एक साथ देगा, अगर दोनों अलग अलग देगा तो फिर एक ही ऑप्शन देगा। तो हम बात करते हैं कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद ही तो नवा वर्ष आएगा ना, तो 8वें वर्ष बाद या फिर 9वें वर्ष, तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद या 9वें वर्ष बाद कलिंग का युद्ध किया है। ठीक है, अब अगर इसके बाद में स्थान पूछता है कि ये कलिंग कहाँ पर स्थित था, तो ये उड़ीसा में था। और यहाँ का शासक कौन था, तो यहाँ का शासक था नंदराज। ठीक है, अब कोई भी युद्ध होता है तो इसके कोई ना कोई कारण रहते हैं, बिना कारण के कोई भी जो है युद्ध नहीं होता है। तो जैसा कि अशोक, कोई भी राजा हो अपने साम्राज्य विस्तार को करना चाहता है कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा अपना साम्राज्य विस्तार कर लें, तो इसी तरह अशोक भी जो है, अशोक की भी नजरें कहाँ पर टिकी हुई थी, इस कलिंग में टिकी हुई थी। वो क्यों टिकी हुई थी, क्योंकि कलिंग उस समय अशोक की जो तत्कालीन स्थिति थी, तो ये जो कलिंग की स्थिति क्या थी कि ये व्यापारिक दृष्टिकोण से कलिंग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था और ये सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र हुआ करता था। कौन, कलिंग। किस वजह से, क्योंकि पहला कारण क्या है, इसके दो कारण थे युद्ध के, कि जो इसका व्यापारिक दृष्टिकोण से कलिंग का महत्वपूर्ण स्थान था और ये किसका केंद्र था, तो सूती वस्त्र का केंद्र हुआ करता था। इस वजह से अशोक जो है कलिंग पर अधिकार करना चाहता था। इसके बाद में क्या है, दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है कि यहाँ पर हाथियों की बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्धता थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हाथियों का क्या मतलब था, तो भाई उस समय तो ना तो आज की तरह राफेल था, और ना आज की तरह उस समय तेजस था, और ना इस तरीके की भयंकर जो है तोपें थी। उस समय तो युद्ध होता था, हाथियों के द्वारा ही होता था, घोड़ों के द्वारा होता था, गज सेना होती थी उसके माध्यम से युद्ध होता था। हाँ, और घुड़सवार होते थे उसके माध्यम से होते थे युद्ध, और जल सेना होती थी उसके माध्यम से होते थे, पैदल सेना होती थी उसके माध्यम से होते थे। लेकिन आधुनिक रूप से जो टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग तो नहीं हो रहा था ना। तो इस तरह से जो हाथियों की युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो क्या थी, क्योंकि अगर जो भी सैनिक हाथी के ऊपर से बैठ करके युद्ध करता था तो उसको नीचे देखने में आसानी होती थी, तलवार चलाने में आसानी होती थी। लेकिन जो सैनिक नीचे से युद्ध कर रहा होता था, तो पहली चीज तो उसको हाथी पर जो भी सैनिक सवार है तो ऊपर तक पहुंचने में ही उसको प्रॉब्लम हो रही होती है। इस तरह से जो हाथियों की संख्या थी वहां पर अधिक थी, तो युद्ध जीतने की वजह से अशोक चाहता था कि हमारा कलिंग पर अधिकार हो जाए, तो जो भी युद्ध होंगे हमें हाथी प्राप्त हो जाएंगे, तो जो भी युद्ध होगा तो हम बहुत आसानी से जीत सकेंगे। तो इस तरह से हाथी की उपलब्धता होने की वजह से भी इसकी नजर कहां पर थी, कलिंग पर टिकी हुई थी। क्लियर हो गया। अब जो अशोक ने क्या किया, ये युद्ध जीत लिया। अब इस युद्ध के बाद में इसने प्रशासनिक केंद्र कलिंग में दो बनाए। कौन कौन से, एक था तोसली और दूसरा था समापा। क्या था, एक था तोसली और दूसरा था समापा। युद्ध जीत लिया इसने। ठीक है, युद्ध जीतने के बाद अपने हिसाब से उसने जो है प्रशासनिक व्यवस्था किया। तो दो, एक उत्तर दिशा में और दूसरा किसमें, दक्षिण दिशा में। तो उत्तर दिशा में था तोशली, इसी तोशल का दूसरा नाम क्या था, इसी तोसली का दूसरा नाम था धौली। क्लियर हुआ। अगर दक्षिण दिशा की बात करते हैं, दूसरा जो है कहां पर स्थापित किया केंद्र, वो दक्षिण दिशा में स्थापित किया, और इस दक्षिण दिशा का नाम क्या था, समापा। अगर इसका दूसरा नाम कहते हैं तो दूसरा नाम था जौगढ़। ठीक है, तो ये कौन कौन से प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए, एक उत्तर दिशा में, दूसरा दक्षिण दिशा में। उत्तर दिशा को में कौन सा केंद्र बनाया, तो वो बनाया तोसली, तोसली का नाम था धौली। वहीं पर अगर हम दक्षिण दिशा की बात करते हैं तो इसका केंद्र क्या बनाया, समापा, और इस समापा का दूसरा नाम क्या था, तो इसका था जौगढ़। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद में इसने क्या किया, युद्ध तो जीत लिया, लेकिन इसी कलिंग के युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है। किस युद्ध में, मैंने क्या बताया कि ये कलिंग का युद्ध पहला और आखिरी युद्ध था। इसी युद्ध में
इस अशोक का जो है हृदय परिवर्तन हो गया। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में भयंकर नरसंहार हुआ था कि अशोक का जो मन था वो बहुत ज्यादा विदीर्ण हो उठा और उसने जो है भविष्य में कभी भी कोई भी युद्ध ना करने की जो है ठान ली कि अब भविष्य में मैं कोई भी युद्ध नहीं करूंगा और ना ही मैं शस्त्र उठाऊंगा। तो इसने क्या किया कि इसी युद्ध में जो है इसका हृदय इतना ज्यादा परिवर्तित हो उठा कि इसने चौथे शिलालेख में युद्ध घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा कर दी। किसकी? युद्ध घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा कर दी। कहने का मतलब है कि इसने यह घोषणा कर दी कि जहां पर अगर युद्ध हो रहा है और धर्म की बात करने से अगर युद्ध टल रहा है तो उससे बेहतर हमारे लिए कुछ नहीं है। ये इसने अपने शिलालेखों में जो है इंगित करवा दिया। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में इसमें जो है तर्क एक क्या आता है कि कलिंग में बहुत सारे लोग मारे गए थे, इस वजह से अशोक का हृदय परिवर्तित हो उठा था। तो वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इतना ज्यादा नरसंहार हुआ था कि इतनी बड़ी क्षति को देख करके अशोक का हृदय बिल्कुल विदीर्ण हो उठा और इसने ठान लिया कि अब भविष्य में मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, अब इसके बाद में बात आती है कि कल्हड़ की राजतरंगिणी में जो है अशोक को क्या बताया गया है कि अशोक को प्रथम शासक बताया गया है। कल्हड़ की राजतरंगिणी में क्या बताया गया है? कल्हड़ की राजतरंगिणी में जो है अशोक को प्रथम शासक बताया गया है। इसके बाद में प्रथम शासक तो बताया गया है, इसके साथ साथ में ये भी वर्णन किया गया है कि अशोक ने कश्मीर में झेलम नदी के किनारे जो है कश्मीर की स्थापना की थी, यह कश्मीर की नींव डाली थी। तो इस तरह से अगर कश्मीर शहर की स्थापना का नाम आता है कि कश्मीर शहर की स्थापना किसने किया था, तो किसने किया था? अशोक को जाता है। ये किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे। अब इसके बाद में ये तो अशोक ने जो है जो कलिंग का युद्ध था जीत लिया, उसका हृदय परिवर्तित हो गया, उसने जो है जम्मू कश्मीर में कश्मीर नगर की स्थापना भी कर ली। इसके बारे में हमने आपको बताया। अब हम अगर ऑल ओवर मौर्यों की बात करते हैं कि मौर्यों का जो है जो साम्राज्य था वो कहां कहां तक विस्तारित था, तो अगर हम पूर्व की बात करते हैं तो सबसे पूर्वी राज्य था अशोक का कौन सा? कलिंग था। और अगर पश्चिमी राज्य की बात करते हैं तो पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत काठियावाड़ प्रदेश आता था। वहीं पर अगर उत्तर दिशा की बात करते हैं कि सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था उसके साम्राज्य के लिए, तो वो था अफगानिस्तान। और दक्षिण में क्या था? तो दक्षिण में कर्नाटक था। तो इस तरह से जो अशोक का साम्राज्य जो है फैला हुआ था पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि हमने इतने सरल लैंग्वेज में कहानी के माध्यम से आपको ये जो अशोक की जो कहानी है उससे पर्सनल, उससे संबंधित उसके बारे में हमने आपको बताया। ठीक है, तो आज हम इतना ही आप लोगों के समक्ष लेक्चर देंगे और नेक्स्ट डे हम नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। लेकिन जाने के पहले एक बार ये आपसे जरूर कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। ठीक है, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जब आप एक शेयर करते हैं या 2 शेयर करते हैं तो इससे मैं और ज्यादा ऊर्जावान हो जाती हूँ और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ढूंढ करके लाती हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।